कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं यूपी कॉलेज के एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो हम बात करते हैं 2024 के पेपर में। 2024-25 का जब सेशन चल रहा था, मतलब जस्ट लास्ट ईयर, उस टाइम का ये पेपर है। ठीक है, हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे और इसी के सोल्यूशन की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, जैसा कि आप जान ही रहे हो कि आई थिंक 2 जुलाई को पेपर है फिजिक्स का ना। हाँ, 2 जुलाई को ही है। तो फिलहाल तक तो कोई नया नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो 2 जुलाई को फाइनल है आपका एग्ज़ाम होगा, इवनिंग के टर्न में है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके अंदर 100 क्वेश्चन है, 100 MCQ हैं और पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम भी है। तो देखो यार, थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उनको आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो देखो यार, जब आपको आपका OMR मिलेगा ना सीट, उसके अंदर ये वाला कोड लिख देना। ठीक है, उसके अंदर ये कोड लिख दोगे और उसके बाद क्या, जो भी आप क्वेश्चन को सर्कल करना, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक को सर्कल करना और उस एक को पूरा सर्कल करना, आधा अधूरा मत करना। देखो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसे ही करना। देखो बी सही है यहाँ पे, तो बी को अच्छे से कलर कर दिया है। ऐसा मत कर देना कि ऐसा साइन करें या ऐसा करें या आधा अधूरा भर दें, ये सब मत करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, एक पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक दिखेगा और दूसरे पार्ट के अंदर 52 से 100 तक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 52 से 100 की बात करने वाले हैं। जो पहला पार्ट है कुछ ही टाइम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम दूसरा पार्ट पहले अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में पेपर सॉल्व किया था। ठीक है और कोई बात नहीं है, बस यही बात है। तो सोचा कि चलो आधा हो गया तो आधा अपलोड कर दें। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था। ठीक है, तो सोचा कि आधा कर देते हैं, तब तक आधा आप एनालाइज करते रहो, कुछ टाइम में हम उसको जो आधा बचा है उसको भी कर देंगे। ठीक है, देखो जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए होगा, हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए हम आपका सोल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करने वाला है, तो हम आपको सॉल्व करके बता भी देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, कहाँ गया, हमने थोड़ा सा नोट्स में सॉल्व किया है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के साथ। तो पूछा क्या है, तो 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर विल फॉर्म अ एक्रोमिक कॉम्बिनेशन इफ दे आर सेपरेटेड बाय। देखो 2 थिन लेंस हैं, एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक का 30 सेंटीमीटर है। दोनों क्या एक्रोमिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, हमको वो डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यार, अगर हमारे पास कोई भी 2 अलग अलग लेंसेज हैं और सेम मटेरियल के बने हैं, क्या बोला, 2 अलग अलग लेंसेज हो और सेम मटेरियल के बने हो, तो उनके बीच अगर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो आपका फोकस, जो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डी होता है, वो किसके बराबर होता है, F1 + F2/2 के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी 2 लेंसेज अगर सेम मटेरियल के बने हैं और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो कितने डिस्टेंस पे रखे गए होंगे। ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस पर रखे गए होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, D = F1 + F2/2। F1 F2 क्या होते हैं, दोनों के फोकल लेंथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं या D = F1 + F2/2, मतलब 20 + 30/2 कितना मिल जाएगा, 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको पहले का आंसर, तीसरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 52 हो गया। 53 की बात करते हैं। द पॉइंट हैविंग यूनिट लेटरियल मैग्निफिकेशन इज अ लेंस सिस्टम आर्का। ठीक है, द पॉइंट हैविंग यूनिट लेटरियल मैग्निफिकेशन इज लेंस सिस्टम इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट ऑप्शन सही है। ठीक है, 53 हो गया। 50 देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सभी इंग्लिश में दे रखे हैं, क्योंकि वो समझ के रखते हैं कि आपने अगर BSc करी हुई है तो BSc अब तो हर जगह इंग्लिश में ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हिंदी वाला टर्म ही नहीं दिया। जैसे जो होता है ना, कई पेपर में हिंदी इंग्लिश में दोनों दिए रहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में दिया ही नहीं है। ठीक है, 54 की बात करते हैं। तो इन हाइगन्स आई पाइप, आई पीस है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड फील्ड लेंथ। ठीक है, देखो यार, इस बात को याद रखना, पहले उसने आई लेंस का फोकल लेंथ पूछा है, फिर फील्ड लेंस का फोकल लेंथ पूछा है। कई बार क्या होता है, आपको आता तो दोनों रहता है, लेकिन आप उल्टा सीधा कर देते हो। ठीक है, और वैसा जानबूझ के ऑप्शन सेलेक्ट ही करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, जो अगर हम आई लेंस के बारे में बात करें तो उसका फोकल लेंथ EF होता है, और जो फील्ड लेंस की बात करें तो उसका फोकल लेंथ 3F होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 55 की बात करते हैं। तो 2 पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन consisting of 2 lenses of different focal length and kept at a distance equal to their sum of their focal length। ठीक है, देखो यार, हमको क्या करना है, जो 2 लेंस हैं
उनके कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है। दो लेंस है, उनके कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है। जब क्या दोनों लेंस क्या है, उनका डिफरेंट फोकल लेंथ है और दोनों क्या किसी एक डिस्टेंस पे रखे गए हैं और डिस्टेंस किसके बराबर है, इक्वल टू द सम ऑफ दियर फोकल लेंथ। अगर हम क्या करें, दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ का सम करें तो जितना आ रहा है, मान लेते हैं दोनों के फोकल लेंथ का सम यक्स आ रहा है, तो वो क्या है यक्स डिस्टेंस पे रखे भी गए हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन का पावर कैलकुलेट करना है तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 56 की बात करते हैं। तो टू लाइट सोर्सेज आर साइड टू बी कोहेरेंट इफ दे मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर कोई भी दो अलग अलग लाइट सोर्सेज हैं वो अपना फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं तो वो क्या कहे जाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट द मायोपिया। मायोपिया मतलब जिसको आप शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। आई कैन बी करेक्टेड बाय। जो मायोपिया है, मायोपिया का जो प्रॉब्लम है वो किसकी हेल्प से सही किया जा सकता है, कनकेव लेंस की हेल्प से सही किया जा सकता है। ठीक है, 58 की बात करते हैं। तो द फिनोमेना विच प्रोड्यूसेस कलर इन अ सोप बबल इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है, लेकिन इंटरफेरेंस यहाँ पे है तो वो भी सही है। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से जो बबल सोप के बबल होते हैं उनके अंदर क्या कलर प्रोड्यूस होता है। देखते हैं ना, नहाते टाइम अगर कभी कभार हाथ में बबल फुला हो तो उसमें ऐसा लगता है ना कलर दिख रहे हैं, तो वही है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। सिंपली बोल दो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, 59 रिंग ऑब्टेन बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर फ्रिंजे ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ठीक है, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो फ्रिंजेस मिलते हैं, वो जो रिंग्स होते हैं वो क्या इक्वल इंक्लिनेशन पे होते हैं। ठीक है, 60 की बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस में बी सीन क्लियरली यूजिंग टू इंडिपेंडेंट लेंसेज। ठीक है, जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, आसानी से देख सकते हैं दो अलग अलग लेंसेज। क्या बोला यार, एक सेकंड को। इंटरफेरेंस में बी सीन क्लियरली यूजिंग टू टी ओ लिखा हुआ है, TW नहीं लिखा है टू इंडिपेंडेंट लेजर्स। ठीक है, लेजर का यूज़ करके हम स्वतंत्रता से किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, 61 की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन ओपेक सर्कुलर डिस्क द सेंटर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज। ठीक है, अगर हम डिफ्रैक्शन के केस में बात करें ड्यू टू ओपेक सर्कुलर डिस्क, ठीक है, किसी भी एक ओपेक सर्कुलर डिस्क के केस में, तो जो आपका सेंटर ऑफ शैडो होगा वो क्या हमेशा ब्राइट होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इन ब्रिस्टर पोलराइजेशन द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ब्रिस्टर पोलराइजेशन के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर दिया जाए, हाँ और अच्छा रहेगा ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इंडिकेट दैट लाइट, जो लाइट का पोलराइजेशन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइट लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्सल, लाइट ट्रांसवर्स है, ये इंडिकेट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल। डिफ्रैक्शन का पैटर्न, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने के लिए जो ऑब्स्टिकल मतलब जिसको हम रोधक बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ शायद वही बोलते हैं, उसका साइज़ है वो क्या, शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के साइज़ के ऑलमोस्ट सेम के आसपास में होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डायमीटर होता है ब्राइट रिंग्स का वो क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर पे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 66 की बात करते हैं। तो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म मेनली डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो किसी भी प्रिज्म की हम रिजॉल्विंग पावर के बारे में बात करें तो वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, 67 की बात करते हैं। तो द रेडाई है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, ऑफ हाफ पीरियड जोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट ऑफ एन मतलब एन के पावर 1/2। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 67 का सेकेंड। ठीक है, 68 की बात करते हैं। तो जोन प्लेट एक्ट लाइक है, जो जोन प्लेट है वो ना ही कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता है ना ही डाइवर्जेंट लेंस की तरह। ठीक है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही है, नाइदर एज ए कन्वर्जेंट नॉर एज अ डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है।
69 की बात करते हैं तो निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब जो निकोल प्रिज्म है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, तो वो डबल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो टोटल TIR तो देने रखा, तो चौथा ऑप्शन कर लो डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। 70 की बात करते हैं तो द फिनोमिना ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी प्रॉपर्टी बने किसी भी मटेरियल की ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, कि वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट 71 की बात करते हैं तो क्वार्टर वेव प्लेट प्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस ऑफ, जो क्वार्टर वेव प्लेट्स होते हैं वो क्या कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, तो π/2 90 डिग्री का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इन हीलियम नियॉन लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय, जो हीलियम नियॉन लेजर होता है उसके अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो नियॉन आटम्स की वजह से अचीव होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 73 तो अ बल्ब स्टैम्प्ड एट 60 वाट पर 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस व्हेन इट लाइटेड बाय 240 वोल्टेज। हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है, ठीक है। V क्या पोटेंशियल है, सॉरी V²/P होता है, R नहीं होता, P पावर, और V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल दे रखा है हमारे पास 240 वोल्ट, तो 240 का स्क्वायर कर दोगे ऊपर, और नीचे क्या पावर मतलब 60 वाट दे रखा है, तो 240 का स्क्वायर होता है हमारे पास, एक सेकेंड रुको, 240 का स्क्वायर होता है हमारे पास 5, फार्मूला पूरा लिख देते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू V²/P, यहाँ पे रखेंगे 240 का स्क्वायर कितना मिलेगा 57600, और नीचे 60 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, ये कितने टाइम्स जाएगा 960 टाइम्स, ठीक है। तो 960 ओम आंसर मिलेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। 74 की बात करते हैं, ये भी कैलकुलेशन वाला है, ठीक है, एक सेकेंड मिल जाए। 74, हाँ 74 ये रहा, ठीक है। तो इसका नोट्स दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है। चलो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इतने पेज में ही समझा दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच एंड इट्स रेडियस R बिकम R/2 देन रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। कोई भी एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक है। उसका रेडियस इनिशियल में क्या था, स्मॉल r था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उसको खींच के उसकी रेजिस्टेंस को R/2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। तो उसके रेडियस को आधा कर दिया, रेजिस्टेंस नहीं, उसके रेडियस को आधा कर दिया, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जो ओरिजिनल एरिया था वायर का, ठीक है, इसके कैलकुलेशन बढ़ा है, ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ा है। आप इसके लिए नोट कर लोगे, नोट करते रहो साथ साथ, क्योंकि कुछ स्टेप जाने के बाद अगर भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास उसका रेजिस्टेंस R था और रेडियस स्मॉल r था, उस सिचुएशन में बात करते हैं, नोट करते रहना, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल एरिया A1 से डिनोट करते हैं, वो कुछ πr स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। ओरिजिनल एरिया हो गया। अब फिर क्या, एक नया एरिया निकालते हैं जिसको न्यू एरिया बोलते हैं, और A2 से डिनोट करते हैं। न्यू एरिया मतलब उस टाइम का एरिया जो जब उसका रेडियस आधा हो गया था, वो किसके बराबर होगा, πr/2 का, अरे यार पाई साथ में नोट करते रहना प्लीज़, πr/2 का होल स्क्वायर, मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया, πr²/4 मिल गया, ठीक है। तो देखो यार, हमने क्या बोला कि जो हमारे पास A1 था वो कितना था, πr² था, और A2 हमने क्या निकाला अभी, πr²/4 निकाला, 4 निकाला, तो 1/4 अलग कर लो। तो ये जो पोर्शन है πr², क्या इसको हम A1 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम A2 किसके बराबर लिखेंगे, A2 लिखेंगे 1/4 A1 के बराबर। A2 किसके बराबर लिखेंगे, 1/4 A1 के बराबर। प्लीज़ नोट करते रहना लाइन बाय लाइन, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, हम क्या जानते हैं कि इनिशियल रेडियस R था, हमने क्या कर दिया, उसका बाद में रेडियस क्या कर दिया, R/2 कर दिया, ठीक है। तो देखो रेडियस आप कितना भी चेंज करो, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम भी रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम जो इनिशियल था, वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी एक मटेरियल के बारे में बात करो, इनिशियल रेडियस उसका आर था, तो एरिया कितना आया था उस टाइम पे, पाई आर स्क्वायर हमने माना था, और फिर हमने क्या कर दिया, रेडियस आधा कर दिया, तो उसका एरिया थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो जो एरिया और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जो वॉल्यूम है किसी भी मटेरियल का, वो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो A1 L1 है, मतलब क्या, स्टार्टिंग का एरिया और स्टार्टिंग का लेंथ किसके बराबर होगा, बाद के एरिया और बाद के लेंथ के, ठीक है। एरिया लेंथ, एरिया लेंथ, लेंथ कम मान लेते हैं, ये कुछ यक्स था, ये कुछ x/2 था, तो मिलके क्या होगा, x²/2 हो गया। बाद में मान लेते हैं कुछ हमने चेंजेस किया, इसको x कर दिया, इसको x/2 कर दिया, अभी भी तो x/2 ही, x²/2 ही हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना कि वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, v = A1L1 = A2L2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, हमने क्या देखा, A2 का वैल्यू हमने निकाला था कितना, A2 का वैल्यू कितना निकाला था, 1/4 A1 के बराबर निकाला था, 1/4 A1 के बराबर निकाला था। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम 1/4 A1, हाँ रख सकते हैं। तो एक सेकेंड, ये सब हट जाओ भाई, ठीक है, पूरा हट गया चलो कोई बात नहीं। तो A1L1 = क्या हो जाएगा, 1/4 A1L2, ठीक है। A1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से L2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 4L1 के बराबर आ गया। इसको भी नोट करके रख लो, इसको भी नोट करके रख लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, नए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसका होता है, रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, ρL/A के बराबर होता है, ρL/A के बराबर होता है। जहाँ पर रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है, रो क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये फॉर्मूला मालूम है ना, बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब क्या करते हैं, नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जब इनिशियल टाइम पे, जब उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर था, तो उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R1 के बराबर है, मान लेते हैं आर के बराबर है ना, देखियो कि आर के बराबर ही लिखा हुआ है, चलो आर के बराबर ही रहने देते हैं, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ρL1/A1 के बराबर, ठीक है। अब R2 निकालेंगे, मान लेते हैं R' निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो नया रेजिस्टेंस है, तो किसके बराबर होगा, ρL2/A2 के बराबर। तो हमको बस इसी के अंदर पुटे करनी है, ठीक है। हमने L2 का वैल्यू भी निकाला हुआ है, A2 का वैल्यू भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो R' = रो क्या बोला, L2/A2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो यहाँ पे रहेगा ही है। हमने L2 का वैल्यू क्या निकाला था, 4L1 के बराबर, और A2 का वैल्यू क्या निकाला था, 1/4 A1 के बराबर। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फिर यहाँ पे 1/4 है तो ऊपर चला जाएगा 4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, R' = ρ16L1/A1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस 16 को यहाँ से हटा के थोड़ा सा बाहर करो, ठीक है। मतलब क्या, ऐसा लिखो 16, ऐसा लिखो R' = 16 और ब्रैकेट के अंदर ρL1/A1 लिखो। और ρL1/A1 क्या है हमारे पास, R का वैल्यू, तो ये क्या हो गया, R' = 16 टाइम्स ऑफ R, मतलब क्या, नया रेजिस्टेंस 16 गुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, 16 गुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन। आई होप ये पूरे स्टेप आपको समझ में आए हों, ठीक है। और प्लीज़ इन स्टेप्स को नोट जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, अगर उसने बोल दिया कि चेंज हो रहा है तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंपली बोला है कि रेडियस R से R/2 कर दिया, रेजिस्टेंस निकालो, तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, A1L1 = A2L2, ये याद रखो। और एक फॉर्मूला क्या याद रखो कि रेजिस्टेंस R किसके बराबर होता है, ρL/A के बराबर होता है, इसको याद रखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A दे रखा है, लेंथ L दे रखा है, और रेजिस्टेंस कैपिटल R दे रखा है, इस बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, उस वायर को हमने मोड़ के एक सम सर्कल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है, किन्हीं भी दो
डायमीटर के, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस, या फिर एक ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट खींचने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें यहाँ, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। 76 की बात करते हैं। तो द इक्वेशन J इक्वल टू सिग्मा ई रिप्रेजेंट, ठीक है, J इक्वल टू सिग्मा ई क्या रिप्रेजेंट करता है? ओम्स लॉ रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? पोटेंशियोमीटर है। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इनमें से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन, जो किसी भी गैल्वानोमीटर की बात करें तो उसका सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। द साइन ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूटिलाइजिंग, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका साइन कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? तो पाइजे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। सॉरी हॉल इफेक्ट की वजह से। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, हॉल इफेक्ट की वजह से। 81 की बात करते हैं। तो द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैकेनिकल फॉर्मूला डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। डेल मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 81 हो गया। 82 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? तो देखो, कैपेसिटर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन सिंगल ही करेक्ट है। तो दोनों में से कोई भी आप लगाओगे नंबर मिलेगा, ठीक है। 83 लेंज लॉ इज इसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ किसके लिए इसेंशियल है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 84 की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट इज 1/2 पाई अंडर रूट LC, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इन LCR सर्किट रेजोनेंस ऑकर व्हेन, ठीक है, LCR सर्किट के अंदर रेजोनेंस कब होता है? जब यल क्या हो जाए? C के बराबर हो जाए, ठीक है। इनपुट इन क्या बोलते हैं यार, इनपुट, एक सेकेंड लिखा हुआ था, कहीं पे लिखा हुआ था, पता नहीं यार, भूल गया। 86 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज नेगेटिव, द सबस्टेंस इज, अगर किसी भी सबस्टेंस का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो कौन सा मटेरियल हो सकता है? तो वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है, पहला तीसरा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, इनमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट बनाने में यूज होता है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा, मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। 88 हो गया। 89 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है? तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नेचर के होते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है? तो देखो, जो अल्फा पार्टिकल है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, और बाकी जो एलिमेंट्री मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर्स के, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पायोन सभी के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? हीलियम का न्यूक्लियर, तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ से रह गया, ठीक है। 91 की बात करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड इन विजिबल रीजन, ठीक है, इनमें से कौन सा रेडिएशन सीरीज हाइड्रोजन का विजिबल रीजन के अंदर पाया जाता है? तो जो बाल्मर का रेडिएशन सीरीज है वो विजिबल रीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रागे लॉ बहुत ईजी है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। ब्रागे लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल प्लेन इज एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। 93 तो वन ऑफ द फिनोमेना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ थ्योरी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर ऑफ थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 94 रमन इफेक्ट ऑकर्स बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, रमन इफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से होता है, ठीक है। 94 हो गया। अब 95 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को सपोर्ट करता है? तो डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को सपोर्ट करता है, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है।
95 की बात करते हैं, फिजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स मास नंबर ए इज सर्टिफाइड। कंडीशन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब ए इज लेस देन 85 हो, ठीक है। नेक्स्ट 96 हो गया ना, सॉरी 96 की बात कर ही रहे थे, लेकिन 96 का आंसर सी रहेगा, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन 85, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 97 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज द काज ऑफ सोलर एनर्जी। इनमें से कौन सा फिनोमिना सोलर एनर्जी का रीजन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर एनर्जी मतलब सन के अंदर ऊर्जा कैसे जनरेट हो रही है, तो फ्यूजन की वजह से हो रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज गिवन बाय ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। बार बोल दो या डैश बोल दो, ठीक है। 99 की बात करते हैं, तो द लॉजिक गेट विच एक्ट एज एन इन्वर्टर इज, इनमें से कौन सा लॉजिक गेट इन्वर्टर की तरह भी एक्ट करता है, तो दूसरा है नॉट गेट, ठीक है। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1111। देखो यार, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है 1111 का, तो सिंपल सा क्या करो, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ठीक है। इनमें मल्टीप्लाई करो, इनमें मल्टीप्लाई करो, और जो भी मिले साथ में ऐड कर दो, ठीक है। 2 के पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे मिल गया 1, ठीक है। और 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 1 प्लस 2 लिख दिया। 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 1 जा 1, 4 हो गया। 2 के पावर 3 8 इंटू 1 8 हो गया। तो 8 4 12 14 के 15 मिल गया। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका भी सीख लिया आपने, और आंसर भी 15 मिल गया, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है।